हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। कंप्लीट करेंगे हमारी आज की इस वीडियो में सीडीपी के 263 क्वेश्चंस की सीरीज को। इस सीरीज के पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 को मिला के हम लोगों ने टोटल 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की इस वीडियो में इस सीरीज के बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को भी हम अपनी पुरानी वीडियोस की तरह ही सॉल्व करेंगे, यानी कि मेरे सही उत्तर पे टिक करने से पहले आपके अनुसार जो उत्तर सही है उसे चूज करना है आपने, और अपने मार्क्स भी आपको काउंट करने हैं। शुरू कर लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 201 में पूछा गया आपसे कि डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रभावी, सेकंड भावात्मक, थर्ड संरक्षण उन्मुखी एंड फोर्थ ऑप्शन है सुरक्षा उन्मुखी। 201 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। भावात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 202। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सेकंड सहपाठियों से प्रतियोगिता, थर्ड अर्थपूर्ण संबंध एंड फोर्थ ऑप्शन है माता पिता की ओर से दबाव। तो यहाँ पे बात की गई है सकारात्मक प्रकार से जो अधिगम को प्रभावित करे। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा वो है आपका ऑप्शन सी, अर्थपूर्ण संबंध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 203। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, सेकंड अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, थर्ड कक्ष का नियंत्रित परिवेश एंड फोर्थ ऑप्शन है कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए जो सबसे ज़्यादा अच्छा है, सर्वाधिक उपयुक्त है, वो है आपका ऑप्शन 1, कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 204। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति, सेकंड अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, थर्ड बच्चों को स्वीकार करना एंड फोर्थ ऑप्शन है अध्यापक का सकारात्मक रुख। 204 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 205। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम में असुविधा के, सेकंड है अधिगम में अशक्तता के, थर्ड अधिगम में कठिनाई के एंड फोर्थ ऑप्शन है अधिगम में समस्या के। 205 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अधिगम में अशक्तता के, जिसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से जानते हैं, जिसमें डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया इस प्रकार के डिसेबिलिटीज आते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 206। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका विषय वस्तु अधिगम को सुगम नहीं बनाता है, सेकंड विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, थर्ड प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद। 206 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, विषय वस्तु अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 207। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है, यानी कि दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, सेकंड ऑप्शन है प्रेरणा की व्यवहारवादी उपागम, थर्ड प्रेरणा की मानवतावादी उपागम एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम।
207 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 208। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है पार्श्वकरण, सेकंड पूर्व क्रियात्मक चिंतन, थर्ड समीपस्थ विकास का क्षेत्र एंड फोर्थ ऑप्शन है सहारा देना। 208 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सहारा देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 209। अधिगम में आकलन के लिए आवश्यक होता है, फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेड एवं अंकों के लिए, सेकंड जांच परीक्षण के लिए, थर्ड प्रेरणा के लिए एंड फोर्थ ऑप्शन है पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए। तो अधिगम में जो आकलन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, वो क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, इन चारों ही ऑप्शंस को देखते हुए बताइए। 209 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, प्रेरणा के लिए। क्वेश्चन नंबर 210। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका संवेगात्मक विकास से, सेकंड सामाजिक विकास से, थर्ड संज्ञानात्मक विकास से एंड फोर्थ ऑप्शन है शारीरिक विकास से। 210 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, संवेगात्मक विकास से। अगला है क्वेश्चन नंबर 211। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा, सेकंड सामाजिक अनुभव, थर्ड परिपक्वन एंड फोर्थ ऑप्शन है क्रियाकलाप। तो यहाँ पे आपको पियाजे के अकॉर्डिंग बताना है कि इन चारों ही ऑप्शंस में से वो कौन सा है जो व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। 211 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सामाजिक अनुभव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 212। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति की निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका व्यक्ति केस अध्ययन, सेकंड ऑप्शन है आपका घटनावृत्त अभिलेख, थर्ड व्यवहार रेटिंग स्केल एंड फोर्थ ऑप्शन है संरचित व्यवहार परक अवलोकन। 212 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, संरचित व्यवहार परक अवलोकन। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 213। अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन है इस तरह के विद्यार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना, सेकेंड है इन बच्चों को अपने लक्ष्यों को निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना, थर्ड विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको कि इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना। 213 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भ में लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 214। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार फर्स्ट ऑप्शन है आपका सांस्कृतिक और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सेकंड है बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते, थर्ड ऑप्शन है आपका कि यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, एंड फोर्थ ऑप्शन है कि स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। 214 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, सांस्कृतिक और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 215। व्याख्या, अनुमान अथवा नियंत्रण प्राकल्पना डैश के लक्ष्य है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पारंपरिक तर्कना, सेकंड आगमनात्मक तर्कना, थर्ड निगमनात्मक तर्कना एंड फोर्थ ऑप्शन है वैज्ञानिक पद्धति। 215 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, वैज्ञानिक पद्धति। अगला है क्वेश्चन नंबर 216।
कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे। सेकंड है शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे। थर्ड, शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्विंग त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि शिक्षार्थी को दिखाए कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। 216 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्विंग त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 217, सीखने के लिए आकलन फर्स्ट ऑप्शन है अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। सेकंड, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। थर्ड, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। 217 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 218, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि संवेग विषयनिष्ठ भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। सेकंड है कि संवेग ने केवल व्यक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। थर्ड, संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है कि संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती है। 218 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, संवेग केवल व्यक्तिक शिक्षार्थियों में ही नहीं बल्कि कभी कभी पूरी कक्षा में भी उत्पन्न हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 219, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है डैश के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रेरक, सेकंड व्यक्तित्व विशेषक, थर्ड संवेग एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रत्यक्षण। तो यहाँ पे बात की गई है राजेश की जो गणित की समस्या को हल करने के लिए बहुत मेहनत करता है, पूरी तरह से संघर्ष करता है और उसका जो आंतरिक बल उसे इस समस्या को पूरा करने के लिए हल करने के लिए विवश कर रहा है, वह प्रेरक के रूप में जाना जाएगा। 219 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 220, अभिप्रेरणा चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका उत्तेजना, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उत्तेजना में कमी। सेकंड है प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। थर्ड ऑप्शन है आवश्यकता, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। एंड फोर्थ ऑप्शन है आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। यह क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है तो इसको आपको क्रम से अरेंज करना है, ठीक है। पहले कौन फिर कौन फिर कौन, ऐसे करके अच्छे सोच के जवाब दीजिए। 220 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि और फिर उत्तेजना में कमी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 221, बेंड्यूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्वचिंतन, सेकंड प्रतिधारण, थर्ड पुनरावृत्ति एंड फोर्थ ऑप्शन है सार को दोहराना। 221 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, प्रतिधारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 222, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह करेंगी। फर्स्ट ऑप्शन है सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लेखित करना। सेकंड ऑप्शन है आपका कि इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाएं जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है। थर्ड, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। एंड फोर्थ ऑप्शन है वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। तो यदि कोई टीचर ये चाहती हैं कि उनके जो विद्यार्थी है वो आंतरिक रूप से प्रेरित हो, यानी कि उन पे बिना किसी दबाव के वो जो भी करना चाहते हो उस तरफ वो कर पाएँ,
उनमें खुद की उनकी अंतर्निहित इच्छा हो उसको करने के लिए। तो इस संदर्भ में उन्हें जो करना चाहिए वो होगा ऑप्शन सी, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। अगला है क्वेश्चन नंबर 223। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया गया है आपको कि बच्चों को अपने भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। सेकंड ऑप्शन है जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। थर्ड, प्रश्न अन्योन क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से वो कौन सा है जो सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। 223 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, प्रश्न अन्योन क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 224। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि विकास अधिगम से स्वाधीन है। सेकंड है अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। थर्ड, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है विकास अधिगम का समानार्थक है, यानी कि पर्यायवाची है। 224 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, और ये वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग आपको बताना था इसलिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 225। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको कि समस्याओं का समाधान करने में वस्तु रूप में पुरस्कार देना। थर्ड, बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। तो इन चारों ही ऑप्शंस में जिस प्रकार से एक टीचर बच्चों को बेहतर समस्या समाधान कर्ता बनने में सहायता कर सकती है, हेल्प कर सकती है, वो है आपका ऑप्शन 1, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। जब वो किसी भी चीज़ को खुद से करेंगे तो उस चीज़ के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी और वो अच्छे समस्या समाधानकर्ता बन पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 226। एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको कि केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। थर्ड, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। तो यहाँ पे बात की गई है एक विद्यार्थी की जो एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को पहले तो रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है और फिर प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। तो ऐसे में वो क्या कर रही है ये बताइए। 226 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 227। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। सेकंड ऑप्शन है आपका कि अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। थर्ड, अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता है जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता। एंड फोर्थ ऑप्शन है अधिगम केवल तभी होता है यदि वह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। तो अधिगम को लेके आप इन चारों ही ऑप्शंस में से जिससे सहमत है, जिससे आप एग्री करते हो, उसे सिलेक्ट करिए। 227 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 228। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका कि बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। थर्ड है मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना एंड फोर्थ ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। 228 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस टाइम जब वह समस्याओं को हल कर रहा हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 229। उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती है। सेकेंड ऑप्शन है आपका कि विद्यार्थियों को कार्यविधि ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, चाहे वे संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते हैं। थर्ड है उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती है एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे बात की गई है उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के बारे में। तो यदि आप रहेंगे तो आप इन चारों ही ऑप्शंस में से किस चीज पे विश्वास करेंगे? 229 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध करवाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 230। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापिका की मनोदशा, सेकंड बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं, थर्ड कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चे के निष्पादन स्तर। 230 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, बच्चे का निष्पादन स्तर। अगला है क्वेश्चन नंबर 231। इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकीय संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। सेकेंड है एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर की कमी के कारण है। थर्ड, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे की प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है एंड फोर्थ ऑप्शन है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से आप जिसके साथ एग्री करते हो, जिससे आप सहमत हो, उसे सिलेक्ट करिए। 231 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 234। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पूर्व संक्रियात्मक, सेकंड औपचारिक संक्रियात्मक, थर्ड मूर्त संक्रियात्मक एंड फोर्थ ऑप्शन है संवेदिक गतिक। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 से 7 वर्ष के बीच के एक बच्चे के बारे में बात की गई है। 232 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे आप लोग अच्छे से ये जो पियाजे ने जो 4 स्टेजेस प्रोवाइड करवाए हैं, इस पे अच्छे से ध्यान रखिएगा और अच्छे से पकड़ बना के रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो संवेदी प्रेरक अवस्था से हो, पूर्व संक्रियात्मक से हो, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो या फिर औपचारिक संक्रियात्मक हो, जिसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है और फिर चौथा कौन है। ठीक है, तो 0 से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे हम संवेदी गतिक या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था के नाम से जानते हैं। सेकेंड स्टेज जो है पियाजे ने जो प्रोवाइड करवाया है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के बीच की होती है। फिर 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कही जाती है एंड फोर्थ जो है 7 से 11 वर्ष की अवस्था वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसे आपको कहीं कहीं अमूर्त संक्रियात्मक के नाम से भी लिखा मिल जाएगा। तो वो दोनों एक ही है, डाउट नहीं करना है आपने। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था एक ही है, जो कि 11 से 15 के बीच होती है। क्लियर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 233। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका अपसारी चिंतन, सेकंड अभिसारी चिंतन।
233 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 234, सुरेश सामान्य से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको मूल्यों, सेकंड अभिक्षमता, थर्ड अधिगम शैली एंड फोर्थ ऑप्शन है परावर्तकता स्तर। तो यहाँ पे बात की गई है दो लड़कों की, एक का नाम सुरेश है जो कि एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि दूसरा मदन है जो कि अपने मित्रों के साथ ग्रुप स्टडी करना चाहता है। तो ऐसे में जो उन दोनों के बीच विभिन्नता है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, वो किस प्रकार का है ये बताना है आपको। 234 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी अधिगम शैली में विभिन्नता। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 235, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, सेकंड बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, थर्ड बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो यहाँ पे अधिगम के संदर्भ में, सीखने के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन 1 बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, बच्चे तो कहीं भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि फोर्सफुली कहा जा रहा है, वैसे आपको ये पता ही होगा कि केवल जो है वो निगेटिव वर्ड है, तो इसको भी देख के आप ऑप्शन टिक कर सकते थे। और यहाँ पे चूंकि फोर्सफुली कहा गया है कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, तो इसलिए यह अधिगम और सीखने के संदर्भ में गलत कथन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 236, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको कि प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना, सेकंड है प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, थर्ड बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। तो यहाँ पे बात की गई है प्राइमरी स्कूल की, प्राथमिक विद्यालय की। तो प्राइमरी विद्यालय जो होता है, प्राइमरी स्कूल जो होता है, उसके टीचर को शिक्षार्थियों को प्रेरणा, अभिप्रेरित करने के लिए जिस रणनीति को अपनाना चाहिए वो है आपका ऑप्शन सी बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने में सहायता करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 237, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है, सेकंड छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे पर हावी होने की अनुमति होती है, थर्ड सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। 237 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं और जिसके कारण समाजीकरण का भी विकास होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 238, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र फर्स्ट ऑप्शन है स्थिर रहता है, सेकंड अवनत होता है, थर्ड समान रहता है, एंड फोर्थ ऑप्शन है बेहतर होता है। 238 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी बेहतर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 239, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, सेकंड प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, थर्ड मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। 239 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 240, सीखना फर्स्ट ऑप्शन है संवेगों से चिन्ह संबंध रखता है, सेकंड है सीखने वाले के संवेगों में स्वतंत्र है, थर्ड सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, एंड फोर्थ ऑप्शन है सीखने वाले के
संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। 240 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 241। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उनका अनुपालन करें। सेकंड है वाक्यान के रूप में वाक्य प्रस्तुत करनी चाहिए। थर्ड, अस्पष्ट और अस्वस्थ करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा विद्यार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। तो अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए एक टीचर को जो करना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन सी, अस्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे चर्चा होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 242। प्राथमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। सेकंड, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। थर्ड, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना। 242 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 243। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। सेकंड है अपनी रुचि से। थर्ड, पुरस्कार के लिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक की डांट से बचने के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बच्चे कब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं। 243 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बच्चे सर्वाधिक सृजनशील तब होंगे जब वो किसी भी गतिविधि में अपनी रुचि से भाग लेंगे। क्योंकि यहाँ पे यदि आप ऑप्शन ए, सी एंड डी को देखो तो ये तीनों ही बाह्य अभिप्रेरणा को दर्शाते हैं, जबकि ऑप्शन बी आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रदर्शित करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 244। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना। सेकंड है उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकता है। थर्ड, उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध कराना। एंड फोर्थ ऑप्शन है कि उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेता तब तक घर नहीं जा सकता। तो यहाँ पे बात की गई है आधारभूत सहायता की। 244 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास के द्वारा कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 245। आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें फर्स्ट ऑप्शन है समान अनुदेशन देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण से प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे, यानी कि उनको क्रम से अरेंज करेंगे। सेकेंड ऑप्शन है आपका कि कार्यों और परीक्षणों की एक समान सेट देंगे। थर्ड, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे। तो यहाँ पे बात की गई है कि आपके क्लास में जो बच्चे हैं वो विविध शैलियों वाले हैं, यानी कि उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, इन चारों ही ऑप्शंस को देख के डिसाइड करिए। 245 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, चूँकि बच्चे जो है उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता है और विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, इसलिए उन्हें विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देने चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 246। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। सेकंड है कि अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। थर्ड है अधिगम केवल तब प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा हो, यानी कि आंतरिक प्रेरणा हो। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि अधिगम केवल तब प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। 246 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी,
अधिगम तब प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, यानी कि उनमें आंतरिक प्रेरणा हो, किसी भी कार्य करने की उनमें अंतर्निहित इच्छा हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 247। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है आपको कि सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। थर्ड, सीखना कौशलों के संचय के समान है। एंड फोर्थ ऑप्शन है सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। 247 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। क्वेश्चन नंबर 248 में पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? फर्स्ट ऑप्शन है पुरस्कार, सेकंड संवाद, थर्ड व्याख्यान एंड फोर्थ ऑप्शन है निर्देश। करेक्ट आंसर होगा 248 का आपका ऑप्शन बी, संवाद। क्वेश्चन नंबर 249, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। फर्स्ट ऑप्शन है अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, सेकंड उसके सामाजिक संदर्भ से, थर्ड पुनर्बलन से एंड फोर्थ ऑप्शन है व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा था कि वाइगोत्स्की ने समाजीकरण को प्राथमिकता दी है, उसे इम्पोर्टेंस दी है। तो यहाँ पे वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 250। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष, फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकतावादी होते हैं। सेकंड है कि लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। थर्ड, सत्तावादी होता है जहां शिक्षक आदेश देते हैं और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे बात की गई है प्रगतिशील शिक्षा की, तो वैसे में जो कक्षा कक्ष का माहौल होता है वो लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। क्वेश्चन नंबर 251 देख लेते हैं। शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती है, इनमें से किसके या फिर किन के लिए शिक्षकों को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? 1, संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं। 2, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका न तो 1 ना ही 2, सेकेंड ऑप्शन है केवल 1, थर्ड ऑप्शन है केवल 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 1 एंड 2 दोनों। 251 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 1 एंड 2 इन दोनों के लिए ही टीचर को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 252। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है, फर्स्ट ऑप्शन है उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्य कर्ता होता है। सेकेंड है वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। थर्ड, कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है परंपरागत वाक्यात्मक विधियां। तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का अर्थ क्या है, पर्याय क्या है उसका? 252 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि वो विधि है जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा उसके खुद के प्रयास सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 253, निम्नलिखित में से कौन सी एक सीखने के लिए प्रमुख है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुकरण, सेकंड अर्थ निर्माण, थर्ड अनुबंधन एंड फोर्थ ऑप्शन है रटकर याद करना। 253 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अनुबंधन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 254। पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम, फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है, सेकेंड है शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, थर्ड है शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोर से होता है। 254 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी,
शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 255, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है वॉटसन, सेकंड मैस्लो, थर्ड कोहलर एंड फोर्थ ऑप्शन है पेवलोव। 255 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी मैस्लो। क्वेश्चन नंबर 256, डैश ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया। फर्स्ट ऑप्शन है युंग, सेकंड फ्रायड, थर्ड एडलर एंड फोर्थ ऑप्शन है स्लीवन। 256 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 युंग। युंग को कहीं कहीं यहाँ पे आपको जुंग लिखा मिल जाएगा, तो डाउट नहीं करना है, दोनों एक ही हैं। तो युंग ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अधिगम का क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है पेवलोव, सेकंड थॉर्नडाइक, थर्ड होलमैन एंड फोर्थ ऑप्शन है स्किनर। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। 257 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी स्किनर। क्वेश्चन नंबर 258, बैंड्यूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं जिसको डैश भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अभ्यास द्वारा सीखना, सेकंड अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, थर्ड निरीक्षणात्मक अधिगम एंड फोर्थ ऑप्शन है पुरस्कार द्वारा सीखना। 258 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी निरीक्षणात्मक अधिगम, यानी कि किसी भी चीज़ को देखकर निरीक्षण करके। उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चे जो होते हैं वो टीवी में या फिर जब वो मूवी देख रहे होते हैं सिनेमा हॉल या फिर कहीं भी, तो उसमें जो हिंसात्मक व्यवहार दर्शाए जाते हैं वो उनको सीखते हैं, उसका नकल करते हैं। तो यहाँ पे उसी की बात की गई है निरीक्षणात्मक अधिगम की। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 259, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका संवेदनात्मक गामक अवस्था, सेकंड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड औपचारिक संक्रियावस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है मूर्त संक्रियावस्था। 259 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे अगर आप देखें तो अमूर्त तर्क की बात की गई है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ पे भी अमूर्त है और यहाँ पे भी अमूर्त है, तो इस तरीके से भी आप इसको मतलब मैच करके भी टिक कर सकते हो। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये दोनों एक ही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 260, डैश जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। फर्स्ट ऑप्शन है समानता, सेकंड निरंतरता, थर्ड वंशानुक्रम एंड फोर्थ ऑप्शन है युयोत्सा। 260 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 261, स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है एस कारक, सेकंड जी कारक, थर्ड विशिष्ट बुद्धि एंड फोर्थ ऑप्शन है सांस्कृतिक बुद्धि। तो यहाँ पे आपको स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग बताना है। 261 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी जी कारक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 262, अधिगम अस्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। फर्स्ट ऑप्शन है थॉर्नडाइक, सेकंड स्पीयरमैन, थर्ड जर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है गिलफोर्ड। इस टॉपिक पे मैंने एक ट्रिकी वीडियो बनाई थी, अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। करेक्ट आंसर होगा 262 का हमारा ऑप्शन बी स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 263, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है पुनः स्मरण, सेकंड विस्मृति, थर्ड संवेदना एंड फोर्थ ऑप्शन है स्मृति। करेक्ट होगा 263 का आपका ऑप्शन बी विस्मृति।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ ही हमने सीडीपी के 263 क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।